दोस्तों, अब तक हम लोगों ने लाल किताब की दृष्टियां देखी और लाल किताब के हिसाब से जन्म कुंडलियों के प्रकार देखे। उसमें से एक प्रकार और है जिसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे, वो है बिल मुकाबिल कुंडली। बिल मुकाबिल कुंडली यानी कि एक ऐसी कुंडली जो बहुत स्पेशल है और उसका एक ही प्रकार है। आपने सिर्फ जन्म कुंडली देखनी है और ये ग्रह अगर इस स्थान पर बैठे हैं तो ये पक्के तौर पर बिल मुकाबिल कुंडली बनेगी। अब बिल मुकाबिल कुंडली है क्या? बिल मुकाबिल कुंडली कहेगी है कि जो ग्रह आपस में तो दोस्त हों मगर ऐसी हालत में बैठे हों कि खुद तो वह दोस्त ग्रह ही रहें मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जाए, चाहे वह दोस्त ही हो, बिल मुकाबिल या मुकाबले के ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि अब उनमें किसी न किसी तरह से दुश्मनी भाव पैदा हो गया है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं। भाव नंबर 7, यहां पर राशि जो है वो है शुक्र की, तुला राशि। तुला राशि में या भाव नंबर 7 में पक्के ग्रह जो होते हैं वो होते हैं बुध और शुक्र। पक्के घर के ग्रह की जो मैंने आपको लिस्ट दी थी उसमें 7वें भाव में आप देखोगे तो बुध और शुक्र का ये पक्का घर है। यहां पर बुध और शुक्र बैठे हो, साथ में सूरज भी बैठ जाए तो हालत क्या होगी? सूर्य बुध का मित्र है, बुध शुक्र आपस में मित्र हैं, बुध शुक्र दोनों पक्के दोस्त हैं। सूर्य एक तीसरा ग्रह आया है जो बुध का तो मित्र है मगर शुक्र का दुश्मन है। अब सूर्य के कारण क्या होगा? सूर्य के आने के कारण बुध और शुक्र की आपस में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। भले ये पक्के घर के 7वें घर में पक्के घर के ग्रह हैं मगर सूर्य के आने के कारण इनकी दुश्मनी बढ़ जाएगी। किसकी? बुध की और शुक्र की। किसके कारण? सूर्य के कारण। आप कहोगे ये कैसे? एग्जाम्पल देता हूं कि आपका कोई एक दोस्त है, आपका कोई एक दोस्त है, आप दोनों पक्के दोस्त हैं मगर एक तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में आता है जो आपका तो दोस्त है मगर आपके जो दोस्त हैं उसका दुश्मन है। अब ये जो तीसरा दोस्त आया है इसके कारण पहले जो आप दो दोस्त थे उसमें खटापटी होगी। वो कहेगा कि ये जो तीसरा दोस्त है ये हमारे साथ ना बैठे। आप कहोगे देख ये तेरा और उसका रिलेशन है मगर मेरा रिलेशन उसके साथ में दोस्ती का है, वो तो बैठेगा ही बैठेगा। बस इतनी सी बात को लेकर, तीसरे दोस्त को लेकर आप अपने खास दोस्त के साथ में कहा सुनी करोगे जिससे आप दोनों में दुश्मनी बढ़ जाएगी। आया वो तीसरा दोस्त था, वो एक का दोस्त था एक का दुश्मन था। सेम यही सिचुएशन खाना नंबर 7 में बुध शुक्र तो पक्के घर के हैं मगर यहां पर तीसरा ग्रह अगर बैठ जाए सूर्य, तो सूर्य बुध का दोस्त है, सूर्य शुक्र का दुश्मन है। बुध शुक्र आपस में पक्के दोस्त हैं मगर बुध शुक्र की पक्की दोस्ती में खटास पड़ जाएगी सूर्य के आने के कारण। अब यहां पे होगा क्या? यहां पर सूर्य और बुध मिलकर शुक्र की 12 बजा देंगे। शुक्र लाल किताब में है पत्नी, 7वां भाव हमारे शादी का या हमारे गृहस्थ जीवन का या हमारे पार्टनर्स का घर है।
यहां पर सूर्य के आने के कारण अगर बुध शुक्र बैठे हो तो बुध सूर्य मिलकर शुक्र की 12 बजा देंगे, शुक्र की हालत खराब कर देंगे। अब शुक्र लाल किताब में है पत्नी, पत्नी की सेहत, शादीशुदा जिंदगी, शादी के बाद गृहस्थ हालत जो देखते हैं वो 7वें भाव से देखते हैं। 7वां भाव यहां पर पीड़ित हो जाएगा। अब इस हालत से बचने के लिए लाल किताब में एक उपाय बताया गया है। वो उपाय करने के बाद ही ऐसी जन्म कुंडली अपने खराब स्थिति को ठीक कर पाएगी। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र भाव नंबर 7 में बैठे हैं तो उसके शादीशुदा जिंदगी में शादी के बाद ऐसी हजारों तकलीफें आती हैं, कभी पत्नी के कारण, कभी पैसे के कारण। पैसा भी, लक्ष्मी जो है वो भी शुक्र है लाल किताब में। अब लाल किताब में इसका उपाय बताया है। वो उपाय है कि आप सूर्य और बुध को एक साथ मिला दें और उसको शुक्र से दूर कर दें। इसका मतलब है सूर्य बुध को जब आप दूर करोगे शुक्र से, शुक्र आजाद हो जाएगा। और जब शुक्र आजाद होगा तब ऐसे इंसान का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और लाल किताब में जो उपाय है वो बताया गया है कि तांबे की बड़ी गागर में, यानी कि जैसे मटका होता है या लोटा होता है, तांबे का लोटा ये सूर्य है, उसके अंदर हरी साबुत मूंग भरनी है जो बुध है, और उसके ऊपर तांबे का ढक्कन लगाना है और उस तांबे के ढक्कन को कलई का टांका लगा देना है। कलई का टांका चारों तरफ से टांका लगा देना है और उसके बाद में उस तांबे के लोटे को जल प्रवाह कर देना है। अब सूर्य बुध जल प्रवाह आप कर दोगे तो जल भी ऐसी जगह पर होना चाहिए जैसे डैम हो, जहां पर पानी कभी ना सूख सके, या बड़ी भारी दरिया हो या समंदर हो, तो सूर्य बुध पानी में चले जाएंगे और शुक्र वहां से आजाद हो जाएगा। ये लाल किताब का बहुत बड़ा उपाय है। और आप लोगों ने बहुत बार टीवी पर भी सुना होगा कि तांबे के लोटे में हरी साबुत मूंग भरकर उसके ढक्कन को कले का या पित्तल का टांका लगाकर जल प्रवाह कर दो। उसके बाद ये शुक्र आजाद होगा। उसके बाद इस इंसान की शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, इसकी पत्नी की तबीयत ठीक रहेगी, इसके पास में पैसा लत्ता आते रहेगा। बुध जो है उसको वैदिक में भी कहा गया है बिन पैंदे का लोटा, बिन पैंदे का लोटा। और लाल किताब भी कहती है कि जब जब बुध को सूर्य का साथ मिलेगा, बुध सबको छोड़कर सूर्य के साथ में चला जाएगा। बुध सूर्य के साथ चला जाएगा, क्योंकि बुध जो है लाल किताब में कहा है सूर्य के साथ चुप रहता है। और ये हमेशा सूर्य अगर इसको मिल गया तो ये सबसे पहले सूर्य के साथ जाएगा। यहां पर वो शुक्र के साथ छोड़ देगा अगर सूर्य आ गया तो। और अगर सूर्य नहीं है 7वें भाव में तो बुध शुक्र तो खाना नंबर 7 में, भाव नंबर 7 में राज करते हैं, क्योंकि पक्के घर के हैं। अब आते हैं धर्मी ग्रह की कुंडली। धर्मी ग्रह की कुंडली जो होगी ये ऐसी कुंडली होगी, इसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कुंडली जो है ये धर्मी ग्रहों की कुंडली है। इसके अंदर अगर ये हालात पैदा होते हैं तो ऐसा इंसान धर्म के खिलाफ जब भी काम करेगा, उसकी कुंडली के जो अच्छे ग्रह भी हैं वे भी अपना असर देना बंद कर देंगे। धर्म के खिलाफ कोई काम ना करे। धर्म के खिलाफ बहुत से काम होते हैं, जैसे सूदखोरी, नमक हरामी, पराई स्त्री पर दृष्टि डालना, पराये धन को अपना समझ लेना,
मंदिरों के पैसे हड़प लेना, दूसरों की जमीन जायदाद हड़प लेना, छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त करना यानी कि खरीदना बेचना, ये सारी चीजें धर्म के खिलाफ हैं। खाना नंबर 4 में राहु आ जाए तो कुंडली धर्मी कुंडली होती है। खाना नंबर 4 चंद्रमा की पक्की राशि, चंद्रमा का पक्का घर, माता की गोद। खाना नंबर 4 माता की गोद में आकर बड़े से बड़ा जुल्मी भी जुल्म नहीं करता। राहु जब भी खाना नंबर 4 में बैठेगा पाप ना करने की कसम खाता है। राहु खाना नंबर 4 में पाप ना करने की कसम खाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वह जन्म कुंडली वाले का अच्छा ही करे। बुरा ना करने की कसम जरूर खाता है, मगर अच्छा करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यह है पहली कंडीशन धर्मी ग्रह की। या खाना नंबर 4 में राहु अकेला बैठा हो, खाना नंबर 4 में राहु अकेला बैठा हो, या राहु चंद्रमा के साथ जन्म कुंडली में किसी भी खाने में बैठ जाए, जन्म कुंडली धर्मी ग्रहों की कुंडली बन जाएगी और ऐसा इंसान धर्म के खिलाफ भी जब भी कोई काम करेगा उसके कुंडली के अच्छे ग्रह भी काम करना बंद कर देंगे। तो राहु खाना नंबर 4 में यानी कि चंद्र के खाने में हो, या चंद्र की राशि में हो, या चंद्र के पक्के घर में हो, तो राहु का संबंध चंद्रमा के साथ में बन गया। और राहु चंद्रमा के साथ जन्म कुंडली में कहीं भी हो, कहीं भी बैठा हो, तो जन्म कुंडली धर्मी ग्रहों की जन्म कुंडली बन जाएगी। तीसरी कंडीशन है शनि खाना नंबर 11 में बैठ जाए। शनि खाना नंबर 11 में बैठ जाए। खाना नंबर 11 बृहस्पति का पक्का घर, बृहस्पति का पक्का घर खाना नंबर 11 में शनि बैठ जाए तो कुंडली धर्मी ग्रहों की कुंडली बन जाएगी। या शनि बृहस्पति के साथ जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाए तो भी कुंडली धर्मी ग्रहों की बन जाएगी। ये 4 कंडीशन है। एक तो है कि राहु चंद्रमा के पक्के घर खाना नंबर 4 में अकेला बैठ जाए। दूसरी कंडीशन है राहु चंद्रमा के साथ जन्म कुंडली में कहीं बैठ जाए। तीसरी कंडीशन है शनि खाना नंबर 11 में बृहस्पति के पक्के घर में बैठ जाए, या शनि बृहस्पति के साथ जन्म कुंडली में किसी भी घर में बैठ जाए, जन्म कुंडली धर्मी ग्रहों की जन्म कुंडली बन जाएगी। ऐसा इंसान धर्म के खिलाफ जब भी कोई काम करेगा उसकी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह भी फल देना बंद कर देंगे। सबसे खतरनाक दृष्टि यही है, सबसे नुकसानदायक दृष्टि यही है, सबसे मुश्किल में डालने वाली दृष्टि यही है जो पकड़ी नहीं जाती। ये तब पकड़ी जाती है जब काम हो चुका होता है। अचानक चोट, अचानक चोट जो है आपको घटना के बाद पता चलेगा। इसलिए हम किसी की मौत की प्रेडिक्शन नहीं कर पाते कि ये इस दिन मरेगा, मगर जब वो मर जाता है तो उसकी कुंडलियां लेके बैठ जाते हैं सारे महारथी, उसमें एक मैं भी हूं, कि ये देखो महात्मा गांधी को गोली 30 दिसंबर को इसलिए इस दिन लगी थी, क्यों लगी थी, ये हालात पैदा हुए। अरे मरने के बाद में बता रहे हो ना, पहले बताओ तो गांधी जी बच जाते। या इंदिरा गांधी को गोली लगी इस दिन लगी, इस दिन इंदिरा गांधी की मौत हुई, उसका ये कारण था, कुंडलियां लेके बड़े बड़े महारथी बैठ जाते हैं। ये जो अचानक चोट है इसका कोई गैस नहीं कर सकता, मगर चोट लगेगी, दोस्त से भी लग सकती है। तो ये आपको वो चीज भेजी है। ये उन महारथियों बाद में बैठते हैं और बोलते हैं कि देखो इसकी आंख इसलिए खराब हुई कि ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन था। तो यह अचानक चोट यानी कि खाना नंबर 1 को खाना नंबर 3 और खाना नंबर 3 को खाना नंबर 1 अचानक चोट पहुंचा सकता है। कब पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा, पता लगने के बाद ही पता चलता है। खाना नंबर 2 को खाना नंबर 4 चोट पहुंचा सकता है, अचानक चोट जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर यह कैलकुलेशन हम लाल किताब में कर सकते हैं।
ये कैलकुलेशन हम लाल किताब में कर सकते हैं। लाल किताब की भाषा में कहा गया है, आपस में दोस्त हो या दुश्मन, जब भी कभी मौका मिलेगा अचानक ही ऐसी चोट मारेंगे कि चोट खाने वाला सोच भी नहीं सकता कि किसने चोट मारी, क्यों मारी, और यह चोट रोज नहीं पड़ने वाली, साल में नहीं पड़ने वाली, मगर जब पड़ेगी अचानक पड़ेगी, फौरन पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा। दम के दम में, यानी कि एक सांस में, एक सेकंड में क्या हुआ, क्या नुकसान हो गया, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। और इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। जान और माल दोनों ही का इस हद तक जिस किसी को ख्याल भी न हो, वह घटना भी घट सकती है। क्योंकि कुछ चीजों को हम रोक नहीं सकते, कुछ चीजों को कोई भी ज्योतिष रोक नहीं सकता। घटना को रोक नहीं सकते, मगर घटना के असर के प्रभाव को कम कर सकते हैं। घटना के असर के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों, दृष्टियां तो हैं। कुछ दृष्टियां अगर किसी ग्रह की खाने की दृष्टि किसी खाने पर पड़ रही है, तो दृष्टियां जब मिलती हैं दो ग्रहों की या दो खानों की, तो वो एक तरह से मिलावट होती है। मिलावट यानी कि मिल जाना, मिलावट यानी कि मिल जाना, आपस में उन ग्रहों का मिल जाना या उन घरों का आपस में मिल जाना। जैसे खाना नंबर 1 खाना नंबर 7 पर दृष्टि डालता है, तो इस दो घरों के ग्रह आपस में मिल गए, इसी को मिलावट कहते हैं। तो मिलावट दो तरह की है। एक मिलावट है बुध की मिलावट, एक मिलावट है मंगल की मिलावट। जो बुध की मिलावट है, वो मिलावट 100% दृष्टि वाले घरों की ही होगी। यानी कि खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 पर जो दृष्टि जा रही है वो 100%, और खाना नंबर 4 से खाना नंबर 10 पर जो दृष्टि जा रही है वो 100%। यानी कि बंद मुट्ठी के जो खाने हैं, वो जो दृष्टि है अपने से 7वीं, वो कहलाएगी बुध की मिलावट। ये जो बुध की मिलावट होगी, ये बिल्कुल आपको चेक करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। जैसे दूध में खांड या दूध में चीनी। अगर आपके पास में एक दूध का ग्लास आता है, तो आप देखकर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर चीनी है या नहीं है। आपको उसको चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि इसकी मिलावट कैसी है। यानी कि खाना नंबर 1 में अगर सूर्य बैठा है उच्च का होकर, और खाना नंबर 7 में बुध और शुक्र बैठा है, तो सूर्य पूरा का पूरा प्रभाव बुध और शुक्र में मिला देगा, अपनी पूरी की पूरी रोशनी उन पर डाल देगा। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये जो दृष्टि आई है, बुध तो सूर्य का दोस्त है, मगर शुक्र जो है वो सूर्य को दुश्मन मानता है। तो दोनों पर अलग अलग प्रभाव ही पड़ेगा, सेम तो नहीं पड़ेगा। मगर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा पूरा पूरा 100%, जैसे का तैसा। इसमें कोई कमी बेसी नहीं होगी, कोई कमी ज्यादा नहीं होगी। पूरा का पूरा प्रभाव, दोस्ती है तो पूरी दोस्ती, दुश्मनी है तो पूरी दुश्मनी। मगर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? टेस्ट करने के लिए आपको सामने वाले से सवाल पूछने पड़ेंगे, हालात पूछने पड़ेंगे। क्या ये हालात हैं? अगर सूर्य खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 7 में बुध बैठा है, तो ये दोनों आपस में बराबर के हैं। तो सूर्य की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये इंसान, बुध कहां पर बैठा है? खाना नंबर 7 में। खाना नंबर 7 क्या है?
पार्टनर्स हाउस, लाइफ पार्टनर, जन्म संगिनी, जिसके साथ में शादी करेगा। तो जैसा ही ये इंसान शादी करेगा, इस इंसान को बुध का यानी कि व्यापार का पूरा पूरा फायदा होगा, मगर शादी के बाद, क्योंकि खाना नंबर 7 है ना व्यापार। शुक्र खाना नंबर 7 में बैठा है, सूर्य को दुश्मन मानता है। जैसे ही ये इंसान शादी करेगा, जैसे ये इंसान शादी करेगा, व्यापार में तो कामयाबी मिलेगी, मगर इसको पैसों का नुकसान भी होगा। व्यापार तो अच्छा चलेगा, मगर इसको स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इस इंसान को स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है वो स्किन की है, चमड़ी है। तो इसलिए लाल किताब में हमको पूछना पड़ता है, कुछ हालात पूछने पड़ते हैं। वो क्या कैसे पूछेंगे, वो आस्ते आस्ते आप अपने आप सीख जाओगे। अब आते हैं मंगल की मिलावट पर। मंगल की मिलावट में ऐसी होती है जिसमें आपको चीजों को चेक करना नहीं पड़ता। मिलावट तो होगी, मगर ये मिलावट कैसी होगी? बंद मुट्ठी के खानों के भार। बंद मुट्ठी के खाने खा लिए 1 4 7 10। बंद मुट्ठी के बाहर के जो खाने हैं वो है खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12। यानी कि खाना नंबर 2 से दृष्टि खाना नंबर 6 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। या खाना नंबर 3 से दृष्टि खाना नंबर 11 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। खाना नंबर 6 से दृष्टि खाना नंबर 12 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। खाना नंबर 8 से दृष्टि खाना नंबर 2 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। खाना नंबर 3 से दृष्टि खाना नंबर 9 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। तो ये खाना नंबर 5 से दृष्टि खाना नंबर 9 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। ये हालात जब पैदा होंगे तो इसका असर सीधा नहीं होगा, इसका असर उल्टा होगा, वाया वाया होगा। कुंडली वाले के ऊपर नहीं होगा, कुंडली वाले के रिश्तेदार या संबंधियों के ऊपर होगा। और इसके अंदर आपको साफ साफ अपने आप आंखों से देखकर मालूम पड़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी इंसान की नकली टांग लगी हुई है, किसी इंसान को नकली टांग लगी है, यानी कि एक टांग को काटकर उसकी जगह पर दूसरी नकली टांग लगाई है। तो आपको चेक करने की इसमें जरूरत क्या है? आप टांगे निकाल निकाल के सबकी खींच खींच के थोड़ी ना देखोगे कि इसकी टांग असली है कि इसकी टांग नकली है। ये तो देखने से ही मालूम पड़ जाएगा। तो बुध की मिलावट जो थी उसमें आपको टेस्ट करना पड़ता है कि दूध में चीनी है या नहीं है, मगर मंगल की मिलावट में आपको चेक नहीं करना पड़ता है, सीधा ही आपको पता चल जाता है कि ये मिलावट जो है इसका असर ये होगा। अब आते हैं मंगल की मिलावट पर। मंगल की मिलावट में ऐसी होती है जिसमें आपको चीजों को चेक करना नहीं पड़ता। मिलावट तो होगी, मगर ये मिलावट कैसी होगी? बंद मुट्ठी के खानों के भार। बंद मुट्ठी के खाने खा लिए 1 4 7 10। बंद मुट्ठी के बाहर के जो खाने हैं वो है खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12। यानी कि खाना नंबर 2 से दृष्टि खाना नंबर 6 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। या खाना नंबर 3 से दृष्टि खाना नंबर 11 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। खाना नंबर 6 से दृष्टि खाना नंबर 12 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। खाना नंबर 8 से दृष्टि खाना नंबर 2 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। खाना नंबर 3 से दृष्टि खाना नंबर 9 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। तो ये खाना नंबर 5 से दृष्टि खाना नंबर 9 में जाएगी, तब ये हालात पैदा होंगे। ये हालात जब पैदा होंगे तो इसका असर
सीधा नहीं होगा, इसका असर उल्टा होगा, वाया वाया होगा, कुंडली वाले के ऊपर नहीं होगा, कुंडली वाले के रिश्तेदार या संबंधियों के ऊपर होगा। और इसके अंदर आपको साफ साफ अपने आप आंखों से देखकर मालूम पड़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी इंसान की नकली टांग लगी हुई है, किसी इंसान को नकली टांग लगी है, यानी कि एक टांग को काटकर उसकी जगह पर दूसरी नकली टांग लगाई है, तो आपको चेक करने की इसमें जरूरत क्या है? आप टांगे निकाल निकाल के सबकी खींच खींच के थोड़ी ना देखोगे कि इसकी टांग असली है कि इसकी टांग नकली है, ये तो देखने से ही मालूम पड़ जाएगा। तो बुध की मिलावट जो थी उसमें आपको टेस्ट करना पड़ता है कि दूध में चीनी है या नहीं है, मगर मंगल की मिलावट में आपको चेक नहीं करना पड़ता है, सीधा ही आपको पता चल जाता है कि ये मिलावट जो है इसका असर ये होगा। और इस मंगल की मिलावट में जो असर पहले घर के लिए अच्छा था वो बाद के घर में जाकर उलट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। आप एक ब्लैंक कुंडली बनाइए, अपनी नोटबुक पर स्टैंप मारिए, उसमें खाना नंबर 6 में लिखिए शुक्र, खाना नंबर 12 में लिखिए मंगल। अब जन्म कुंडली वाले के का जो शुक्र है वो है उसकी खुद की पत्नी, ठीक है? तो खाना नंबर 6 में लिखा हुआ है शुक्र। अब शुक्र का मंदा असर जन्म कुंडली वाले को मिलेगा, यानी कि उसकी पत्नी से उसको ज्यादा सुख नहीं मिलेगा जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में है, या उसकी शादीशुदा जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें कड़वाहट होगी। शुक्र है ना, तो शुक्र नीच का हो गया यहां पर खाना नंबर 6 में, क्योंकि राशि जो है कन्या है, तो कन्या राशि में शुक्र बैठता है तो नीच का। तो जन्म कुंडली वाले की खुद की जो पत्नी होगी उससे जन्म कुंडली वाले को उतना खास असर नहीं मिलेगा। अब इसकी दृष्टि गई है खाना नंबर 12 में बैठे हुए मंगल पर। मंगल क्या है? मंगल है भाई। भाई किसका? यहां पर कुंडली वाले का भाई नहीं होगा। यहां पर हम जब बोलेंगे तो कहेंगे कि जन्म कुंडली वाले की जो पत्नी है, यानी कि शुक्र खाना नंबर 6, उसका भाई मंगल, पत्नी का जो भाई होगा मंगल, उसकी जो पत्नी होगी वो मंगल को ज्यादा फायदा देगी, यानी कि जन्म कुंडली वाले के भाई पत्नी का जो भाई होगा उसकी जो पत्नी होगी उसका उसको बहुत फायदा होगा। किसको? मंगल, यानी कि जन्म कुंडली वाले के साले की जो पत्नी होगी वो बहुत अच्छे घर से होगी और उसके साले को उसकी पत्नी का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। असर उल्टा हो गया ना, यहां पर शुक्र था नीच का था, मगर सामने जब दृष्टि गई तो जन्म कुंडली वाले के पत्नी के भाई की पत्नी का फायदा जन्म कुंडली वाले के पत्नी के भाई को पूरा पूरा मिला। उल्टा असर हो गया। जन्म कुंडली वाले के लिए खुद के लिए तो पत्नी नीच की थी, यानी कि उसका अच्छा असर नहीं था, मगर जन्म कुंडली वाले का जो साला था उसकी पत्नी ज्यादा अच्छी हो गई। सिर्फ किस लिए? जन्म कुंडली वाले के ग्रहों के कारण। दोस्तों अब हम आते हैं लाल किताब के कुछ ऐसे पहलुओं पर जिनको समझते बगैर हम लाल किताब नहीं सीख सकते। ये दृष्टियां, ये कुंडली के प्रकार तो हमको समझ में आ जाते हैं, मगर लाल किताब में कुछ फरमान ऐसे लिखे हैं, वो फरमान मुहावरों में, कहावतों में या छंदों में लिखे हैं। उन छंदों को जब आप समझोगे तब आप लाल किताब को समझ पाओगे। और इसके ऊपर मैं 1 घंटा पूरा लूंगा। ये एक टाइप का प्रवचन ही होगा, मगर इसको वैसे ही समझना जैसे सत्यनारायण की कथा को समझते हो, सिर्फ सुनना है। जब आप ये पूरा समझ जाओगे 1 घंटे में, उसके बाद में आपको लाल किताब के बहुत से अनसुलझे हुए पहलू समझ में आएंगे। तो सिर्फ आप अपनी ऑडियो को सुनते रहें, बीच में कुछ ना पूछें। कहते हैं ना
कि समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान। समा का मतलब है पंजाबी में समय या टाइम या वक्त या ग्रहों की चाल। हम कहते ना कि यार वो इंसान गलत नहीं है, उसका समय खराब है। वो इंसान का समय खराब नहीं है, उसका समय गलत है, उसके ग्रह खराब है। इंसान तो भो ही रहता है, मगर उसकी ग्रहों की चाल जब बदलती है तो उसका असर उस इंसान पर पड़ता है। समा करे नर क्या करे, यानी कि जो भी करता है वो समय करता है। नर क्या करे, नर का इसमें कोई रोल नहीं है, मनुष्य का इसमें कोई रोल नहीं है, इंसान का इसमें कोई हाथ नहीं है। समय बड़ा बलवान, ये जो समय है ये सबसे ज्यादा बलवान है। असर ग्रह सब ही पर होगा, इस ग्रह चाल का असर सब पर होगा। परिंद यानी कि परिंदा यानी कि पंछी, पशु यानी कि पशु जानवर या इंसान और इंसान पर। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब ही पर होगा, परिंद पशु इंसान। तो इस दुनिया में ये जो ग्रह चाल चल रही है, ग्रहों की जो चाल चलती है, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। उसका जो भी असर होगा वो ठीक उस वक्त अगर इंसान पर होगा तो पशु पर भी होगा और पंछी पर भी होगा। और ये बात आज की डेट में लागू हो रही है केरला के ऊपर। बाढ़ आई, इंसान भी परेशान, पशु भी परेशान, पंछी भी परेशान। आप कहोगे पंछी तो हवा में रहते हैं, उनको बाढ़ का क्या खतरा। अब पंछी क्या जमीन पर नहीं आएंगे? क्या जमीन पर उनको दाना मिलेगा? क्या पंछी जो चीज खाते हैं वो चीज उनको वहां पर मिलेगी? नहीं मिलेगी, पंछी वो एरिया छोड़ देंगे। तो ग्रहों का असर पशु पर भी होगा, इंसान पर भी होगा, परिंदों पर भी होगा। इस हालात में, इस दुनिया में जिस जगह पर भी भूकंप भी आएगा वहां पर इंसान को भी तकलीफ होगी, जानवर को भी तकलीफ होगी, पंछी को भी तकलीफ होगी। तो यानी कि अगर किसी वक्त, एक वक्त में, एक सेकंड में अगर पंछी पैदा होता है, जानवर पैदा होता है या इंसान पैदा होता है या आप वो मकान बनाते हो, तो उसका हम लोग जो वक्त है उसका असर सब पर होगा। उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है या किसी पंछी का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ ग्रहों का रोल है। इसलिए हम घर भी बनाते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, हम विदेश जाते हैं तो भी मुहूर्त देखते हैं, हम शादी करते हैं तो भी मुहूर्त देखते हैं। आजकल तो बच्चा पैदा करने के लिए भी मुहूर्त देखते हैं कि किस मुहूर्त में बच्चा पैदा किया जाए। तो अगर ये मुहूर्त हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ग्रहों की चाल को देख रहे हैं, हम समय को देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें समय में कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें समय में कोई शक नहीं होना चाहिए। समय और कुछ नहीं है, ग्रहों की चाल है। ग्रहों की चाल को जो इंसान समझ गया, ग्रहों की युतियों को जो इंसान समझ गया, ग्रहों की दृष्टियों को जो इंसान समझ गया, वो ज्योतिष को समझ गया। लाल किताब का एक फरमान है। फरमान मैंने आपको कहा था कि फरमान का उर्दू में फरमान का मतलब है ऑर्डर, हुक्म, अनमिट, जो कभी मिट नहीं सकता। तो ये फरमान क्या है? फरमान नंबर 5 में कहा है कि तकदीर पहले या तदबीर। कहते हैं ना कि तकदीर का रोल ज्यादा है आपकी किस्मत में या तदबीर। तदबीर का मतलब है प्रयत्न, कोशिश, कर्म। तकदीर पहले या कर्म पहले?
आप लोगों ने बहुत से लोग देखे होंगे जो कर्म तो कुछ नहीं करते मगर उनकी तकदीर बहुत अच्छी है, उनकी तकदीर बहुत अच्छी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्म बहुत करते हैं मगर तकदीर अच्छी नहीं। ये तकदीर और तदबीर यानी कि किस्मत और कर्म, किस्मत और कर्म ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने बचपन में एक पेंसिल देखी थी, लाल और नीले रंग की एक ही पेंसिल है, आधी नीली आधी लाल। किसी किसी की किस्मत में लाल रंग ज्यादा है, नीला रंग कम है। किसी किसी की किस्मत में नीला रंग ज्यादा है, लाल रंग कम है। किसी किसी की किस्मत में मेहनत बहुत लिखी है मगर किस्मत कमजोर थोड़ी, और किसी किसी की किस्मत में किस्मत ज्यादा कर्म कम। तो तकदीर पहले होनी चाहिए या कर्म पहले होना चाहिए? अगर तकदीर पहले आ गई, आपकी अच्छी किस्मत आपको पहले ही पता चल जाए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप तो करोड़पति हो, आप करोड़पति बनोगे, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आप कर्म नहीं करोगे। और अगर आपकी किस्मत में ये पहले पता चल जाए कि भैया तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, पूरा खून पसीना एक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रोजी रोटी मिलेगी, आप बोलोगे छोड़ो ना यार, क्या 2 वक्त के लिए मैं पूरा 24 घंटा काम करूं, छोड़ो, मुझे पता है जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आप जिंदगी जीना छोड़ दोगे। इसलिए लाल किताब कहती है कि बेटी आई पहले दुनिया या कि पहले माता हो, जोड़े बच्चे पेट माता, पहले जन्मे छोटा हो। तो कौन सी चीज पहले होनी चाहिए, किस्मत या कर्म, या कर्म या किस्मत, कौन सी पहले आई? इसलिए कहा है कि बेटी आई पहले दुनिया, पहले बेटी आई या माता आई, जोड़े बच्चे पेट माता, जोड़े बच्चे यानी कि जुड़वा बच्चे माता के पेट में हो, पहले जन्मे छोटा हो। आप बोलोगे ऐसे कैसे, छोटा पहले आ गया मां के पेट से, ये तो गलत है। जोड़े बच्चे पेट माता, जुड़वा बच्चा माता के पेट में है, पहले छोटा बाहर आएगा, पहले छोटा बाहर आएगा, जो उम्र में छोटा है वो बाहर आएगा, ये लाल किताब कहती है। आप कहोगे कैसे? आप पहले इस ऑडियो को सुनो, उसके बाद में मैं आपको कुछ फोटोएं भेजूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। जब उसका सवाल का हल आपको खुद पता चल जाएगा तब आप कहोगे कि वाकई माता के पेट में जो छोटा बच्चा है वो पहले बाहर आएगा। दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया है, आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे मगर कंफ्यूजन दूर करता हूं। असल में हमारे माता का जो पेट होता है, जो बच्चेदानी होती है, उसका सिर्फ एक ही मुंह होता है, बलून जैसे होता है, इसलिए उसको कहते हैं बेबी बलून। उसका एक मुंह होता है, उसमें स्पर्म्स एक ही जगह से जाता है और वहीं से बच्चा बाहर आता है, वीर्य अंदर जाता है, वहीं से बच्चा बाहर आता है। अब अगर हम देखें जुड़े बच्चे की हालत, तो जुड़े बच्चे में पहले एक शुक्राणु अंदर गया होगा, वो अंदर जाकर ठहर गया होगा, उसके बाद में दूसरा शुक्राणु गया होगा, ये दोनों शुक्राणु बच्चे के रूप में ढले। जो बाद में जाएगा वो पहले आएगा, यानी कि बाद में जो गया था वो उम्र में छोटा था, जो पहले गया था वो उम्र में बड़ा था, क्योंकि वो पहले गया था 1 सेकंड पहले। बाद में जो 1 सेकंड बाद गया वो पहले आएगा, क्योंकि बाहर आने का मुंह तो एक ही है बच्चेदानी का। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जो शुक्राणु बाद में गया था वो असल में उम्र में छोटा है, और जो शुक्राणु पहले गया था
वो पीछे रह गया, वो बड़ा था। इसलिए कहा है जुड़वे बच्चे पेट माता पहले जन्म में छोटा हो। तो जिस शुक्राणु ने पहले जन्म लिया वो असल में उम्र में छोटा है। आप सिर्फ ये मत देखो कि पैदा होने के बाद में जो उम्र है जो पहले आता है उसको ये दुनिया बड़ा मानती है, और जो बाद में आ रहा है वो छोटा है। मगर असल में देखा जाए तो पेट में जो अंदर गया था पहले शुक्राणु वो उम्र में बड़ा है, उसके बाद में जो गया था वो छोटा है।